मैं तो यूट्यूबर के पास इसलिए आया हूँ कि आप कम से कम आप निष्पक्ष करेंगे, लेकिन आप पक्षपात करते दिख रहे हैं मुझे। मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी हारी, उसको कमलनाथ जी ने जानबूझकर पार्टी को हरवाया। किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये बात। क्या बात करें, चुनाव में मैंने प्रचार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की हार की बड़ी वजह से एक वजह ये भी रही कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव था, वो पूरे चुनाव में दिखा भी। जब हेमंत बिस्वा शर्मा की करप्शन का आरोप लगा तब तो वो आपकी पार्टी में ही थी ना। सबसे बड़ा बेईमान है हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि हमेशा धर्मवाद की राजनीति करती है, तो कांग्रेस भी तो जातिवाद की राजनीति कर रही है। धर्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट नहीं मांगे। जाति के नाम पे तो मांगे हैं, तो क्या जातिगत जनगणना से जातिवाद समाज में नहीं फैलेगा? उनके साथ क्या अन्याय अत्याचार नहीं हुआ? अब दलित दलित हर जगह दलित करना, ये वास्तविकता है। आप इसको दूसरे रूप में लाना चाहते हैं, लाने की जाते हैं। बीजेपी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत, और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वो सच हो गया। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं अप टू डेट न्यूज़ का स्पेशल शो दिव्य दृष्टि। आज हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने समय दिया। नमस्कार शिवम। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि संसद में असंसदीय शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की ओर से। क्या इसकी ज़रूरत है भारतीय राजनीति में? संसदीय प्रणाली में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, असंसदीय शब्दावली पहले से परिभाषित है, और यदि उसका उपयोग अगर होता है तो उसे संसद की कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। जी, तो पहले भी होता था, अब भी होता है। मध्य प्रदेश की कमान उस व्यक्ति को दे दी गई जो खुद विधानसभा का चुनाव हार गया हो। संगठन क्षमता किसमें है वो देखी जाती है। ऐसे कई उदाहरण है जो चुनाव जीते लेकिन सफल नहीं हुआ। ऐसे कई उदाहरण भी है जो चुनाव हारने के बाद भी संगठन में सफल हुए। क्या तो कांग्रेस पार्टी के पास सक्षम नेता नहीं थे जीतू पटवारी के अलावा? आप जीतू पटवारी को अक्षम क्यों मानते हैं? नहीं, आप बाकी नेता हैं, आप अजय सिंह राहुल को ले लीजिए, बहुत है, सब है। उनको भी अवसर मिला था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो रहे, आज भी हमारे सीनियर विधायक हैं। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि जो व्यवस्था जो मैं देख रहा था उसमें ये आखिरी समय पर जो लाडली बहना के माध्यम से महिलाओं के बीच में ये माहौल पैदा किया गया कि ये लाडली बहना का पैसा तुम्हें भाजपा ने दिया है, उसको कांग्रेस पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। हालांकि हम लोगों की योजना थी। कर्नाटक में, हिमाचल में हम लोगों ने इस योजना को लागू कर दिया था। उस योजना को चुराकर भाजपा ने लागू कर दिया और 3-4 महीने उनके खाते में पैसे डलने लगे तो ये प्रचारित कर दिया गया कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तुम्हारे कोई पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो हालत ये हुई कि पुरुषों ने हमें साथ दिया, उधर उनकी पत्नियों ने उधर वोट दे दिया। ऐसी कई उदाहरण सामने आए। सर, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की निष्पक्षता पर हमेशा विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है, आपका क्या मानना है? बात यह है कि ये जितनी भी जांच एजेंसियां हैं अगर वे निष्पक्ष होकर काम नहीं करेंगी तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार है, प्रशासनिक हथियार है। आज यही देखने में आ रहा है कि ये कानून इतना कठोर बना दिया गया है, पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इस तरह से इन्होंने कॉरपोरेट अफेयर्स में भी कानून इस तरह के बना लिए हैं। और यूएपीए का भी कानून उन्होंने ऐसा बना दिया है, जो पहले पोटा कहते थे, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी के मामला डाल देते हैं, उसमें जमानतें नहीं हो पा रही हैं। जबकि कानूनन ये बात है और इसमें जुडिशियल रूलिंग भी है कि जमानत नियम है, जेल अपवाद है, उसका पालन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इसे राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करते हुए लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और उसे ऐसे कई उदाहरण सामने आए। हमारे पास तो पूरी सूची है
बड़े बड़े उद्योगपतियों के ऊपर केस लगाए गए। जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में चंदा दे दिया तो केस ख़त्म कर दिए गए। जेल भेज दिया, पैसा मिल गया, जमानतें हो गई, केस ख़त्म हो गया। कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। अधिकांश लोग के जो केस है बताया जाता कि बिना किसी प्रमाण की गिरफ्तारी हो गई। राजनेताओं के अनेक उदाहरण ऐसे हैं, चाहे अजीत दादा पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे कई हों, पहले भाजपा ही उन पर आरोप लगाती है। स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था भोपाल में, अजीत दादा पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया, इनको मैं जेल भेजूंगा। जेल भेजने के बजाय 3 दिन के बाद उन्हें महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनके खिलाफ खुद अमित शाह जी ने गुवाहाटी में कहा था कि सबसे बड़ा बेईमान है हेमंत बिस्वा शर्मा, आज उनका मुख्यमंत्री है और उनका खासम खास बना हुआ है। जब हेमंत बिस्वा शर्मा की करप्शन का आरोप लगा तब तो वो आपकी पार्टी में ही थे ना, तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी बात के लोग... है, आरोप लगना एक बात होती है, बिल्कुल, आरोप लगाकर उन पर उनका रेड करवाना वो दूसरी बात है। और रेड अगर की है तो प्रमाण होगा, जब प्रमाण है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रमाण अगर आपके पास, उसके बाद आपने उनको भाजपा में ले दिया, केस खत्म कर दिया और मुख्यमंत्री बना दिया गया। पिछले कुछ समय से ये चल भी रहा है कि आगे करप्शन का आरोप लगाओ फिर पार्टी में शामिल कर लो। यही तो हाल है भाजपा का, यही उनकी रणनीति है। अच्छा, बीजेपी के ऊपर आरोप लगता है कि हमेशा धर्मवाद की राजनीति करती है, तो कांग्रेस भी तो जातिवाद की राजनीति कर रही है। ये तो वही बात हो गई, चोर चोर मुसेरे भाई। बात यह है, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस प्रकार से कार्रवाई नहीं की है कि किसी धर्म का उपयोग करके वोट मांगे हों। सब धर्मों को सम्मान भारतीय संविधान में निहित है और धर्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी ने कभी वोट नहीं मांगे। जाति के नाम पे तो मांगे हैं। जाति के नाम पर अगर आप कहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति, बिल्कुल, ये भारतीय संविधान का अंग है। बिल्कुल अंग है। पिछड़ा वर्ग संविधान का अंग है। जब संविधान का अंग है, अनुसूचित जाति जनजाति पर कई सदियों का जो अन्याय अत्याचार हुआ है, उनके हितों को अनदेखा किया गया है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को ये मौका मिला संविधान रचने का और उन्होंने रचा। और उसकी वजह से जिन लोगों को स्कूल में पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिनको ज़मीन रखने का अधिकार नहीं था, जिनको बड़े आदमियों के घर के सामने जूते पहन के निकलने का अवसर नहीं था, जिनकी बारात में दूल्हा को घोड़े पर सवार होने का अधिकार नहीं था, उनके साथ क्या अन्याय अत्याचार नहीं हुआ? तो बात वही है, जहाँ आदिवासी हैं वही यहाँ के मूल पुराने निवासी हैं और उनके अधिकार छिना, उनको घरों से बाहर निकाला, मतलब उनकी ज़मीन छीनी गई, उसका अधिकार देना भारतीय संविधान का अंग है। तो यदि कांग्रेस पार्टी उनके लिए अगर पैरवी करती है तो ये कोई जाति राजनीति नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था थी वो बाबा साहब ने कर दी, अब तो उनको आरक्षण मिल रहा है, अब दलित हर जगह दलित करना, ऐसा देखिए, ऐसा हर जगह नहीं है। बात यह है, एक बात सुनिए, ये देश विविध भाषाओं का देश है। यहाँ विविध जातियाँ हैं, विविध संप्रदाय हैं, विविध धर्म हैं और जातियों में ही उपजातियाँ हैं। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में जब तक, आजकल ज़माना डेटा का है, जब तक डेटा नहीं होगा तो कैसे आप पता लगाएंगे कि किसको लाभ मिल रहा है, किसको लाभ नहीं मिल रहा है? इसलिए जातिगत जनगणना आवश्यक है। ये कोई जाति के नाम से वोट मांगना नहीं है या जाति के नाम से विभाजन करना बात नहीं है। हम लोगों ने तो हमेशा कहा है, न जात पर न बात पर,
मोहर लगे कि हाथ पर ही हम लोगों की बात रही। आज भी हम लोग कहते हैं कि ठीक है, जातिगत जनगणना एक बात है और किसी एक वर्ग को प्रोत्साहित करना एक दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक धर्म के आधार पर वोट मांगना, ये असंवैधानिक भी है और हमारे कानून के खिलाफ है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव का उसके खिलाफ है। तो क्या जातिगत जनगणना से जातिवाद समाज में नहीं फैलेगा? बिल्कुल नहीं फैलेगा। आज क्या जातिवाद नहीं है क्या समाज में? आज मैं पूछता हूँ, पांडे जी आप ब्राह्मण हैं, मैं ठाकुर हूँ, आज भी अधिकांश जो जाति में है वो अपने बच्चों की शादियाँ जातमी करते हैं। ये वो जातिवाद नहीं है? बिल्कुल जातिवाद नहीं, वो स्वतंत्र हैं सर। नहीं, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, बिल्कुल। आपके परिवार के लोग अगर शादी करना है तो जाति में नहीं ढूंढती लड़की। अरे मेरे को कोई और पसंद आ जाएगी तो मैं उस जाति में भी कर लूंगा। वो तो स्वतंत्र है ना, करते हैं क्या? या आपके माता पिता कराते हैं क्या? सर विरोध नहीं करते क्या? ये वास्तविकता है। आप इसको दूसरे रूप में लाना चाहते हैं, लाने की जाते हैं, लेकिन बात वही है, आपके घर में क्या पसंद करेंगे कि कोई अन्य जाति की लड़की आपके घर में आ जाए या आपकी लड़की किसी अन्य जाति में जाके शादी कर ले? उसमें रिएक्शन तो होता है, लेकिन बात वही है, हर व्यक्ति को संविधान में अपना धर्म का पालन करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है। इसलिए धर्म के नाम पर वोट मांगना ये कानूनन अपराध है, संविधान के खिलाफ है और चुनाव आयोग के माध्यम से जो भी व्यक्ति वोट धर्म के आधार पर मानता है उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। हालांकि उसका उल्लंघन हो रहा है, माननीय चुनाव आयोग उसको देखता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हार की बड़ी वजह से एक वजह ये भी रही कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव था, वो पूरे चुनाव में दिखा भी। और अजय सिंह राहुल ने कहा भी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 24। कमलनाथ जी के मेरे संबंध 40 साल पुराने, आप पैदा भी नहीं हुए। नहीं तो वो चुनाव में कहा, मीडिया ने भी उछाला और आपके पार्टी के नेता अजय सिंह राहुल ने कहा भी कि चुनाव प्रचार के लिए दिग्विजय सिंह क्यों नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? क्या बात करें, चुनाव मैंने प्रचार नहीं किया? दिग्विजय, ये स्टेटमेंट है आपके नेता। देखिए बात सुन लीजिए पांडे जी, आपको मैंने बताया कि मुझे 50 साल हो गए राजनीति में, आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। कमलनाथ जी के मेरे संबंध पुराने 40 साल से ज़्यादा के हैं, इसलिए आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आप किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्न को मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये बात। मैं ईमानदारी से पिछले 50 साल से कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, करता रहूँगा और मैं उनमें से नहीं हूँ कि यहाँ रहकर मैं भाजपा का प्रचार करूँ, उनके साथ काम करूँ। बीजेपी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं वो सच हो गया। ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे 41% मत अगर मिलते हैं कांग्रेस को कि यह मुक्त हो गया। इस प्रदेश के 41% लोगों ने कांग्रेस को तो वोट दिया है ना। 29 की 29 सीटें भी तो हारे हैं। बात छोड़ दीजिए, लेकिन 41% जो है उसका वोट नहीं मिला क्या? बिल्कुल मिला। 29 की 29 सीटें, वो भी तो एक सवाल है। बात यह है, ये हम लोग सन 77 में ही पूरी सीटें हारे थे, लेकिन उसके बाद जीते भी। भाजपा सन 85 में 84 में सारी सीटें 40 सीटें हार गई थी, उसके बाद रिवाइवल हुआ। तो उतार चढ़ाव होता है। राहुल गांधी के ऊपर पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी को इस देश की मीडिया से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वो हमेशा सवाल उठाते हैं कि सवाल इसलिए उठाते हैं क्योंकि मीडिया जो है एक तरफा काम करता है। मैं तो यूट्यूबर के पास इसलिए आया हूँ कि आप कम से कम आप निष्पक्ष करेंगे, लेकिन आप पक्षपात करते दिख रहे हैं मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव में आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? अच्छे नतीजे आना चाहिए। बिल्कुल। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी राय क्या है? ये अभी इस देश में हमारा संघीय जो ढांचा है, राज्यों का अपना एक अधिकार है, फेडरल स्ट्रक्चर है, और फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत वन नेशन वन इलेक्शन संभव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल और नहीं है। ये यूएसए को देख लीजिए,
उनका भी फेडरल स्ट्रक्चर है और हर राज्य को अपनी समय पर निर्णय लेने का अधिकार है। अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में कैसे आप उसको करेंगे? अब जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, कल अगर लोकसभा ने पास कर दिया, पार्लियामेंट पास कर दिया कि साहब अगले साल लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सारे चुनाव होंगे, तो क्या जो मतदाताओं ने एक अपना मत दिया जिसके आधार पर सरकार बन गई, वो क्या भंग हो जाएगी एक साल में? उसको भंग करने का अधिकार क्या हम आपको दे दें? ये नहीं, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। अंतिम सवाल है, जो कि आपके पास समय की कमी है। मैं ये सवाल है ना, मैं आरोप लगा रहा हूँ, बस मैं जानने की इच्छा है लोगों के जो चुनाव के बाद चर्चा का माहौल रहा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी हारी उसको कमलनाथ जी ने जानबूझकर पार्टी को हरवाया। बहुत बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।